प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में यह दूसरा बड़ा आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से हुई और रुक रुक कर 1934 तक यह आंदोलन चलता रहा है। हमने कहा यहाँ कि इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई है। इसको दांडी यात्रा का मतलब है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और उनका जो लक्ष्य था वो दांडी पहुंचना था। दांडी समुद्र तट पर स्थित था और वहां पहुंच करके 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। यहाँ नमक कानून को तोड़ने का आशय यह है कि भारत में नमक का निर्माण और नमक का विपणन ये दोनों अंग्रेज़ों का एक अधिकार था। और जैसे ही गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर नमक का निर्माण किया और इस तरह से नमक कानून को तोड़ा और इस तरह से भारत में सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो गई। जन भागीदारी के दृष्टिकोण से इस आंदोलन ने पिछले आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। कहने का यहाँ आशय यह है कि असहयोग आंदोलन में जितनी जन भागीदारी देखी गई थी उससे कहीं अधिक जन भागीदारी जनता की सहभागिता इस आंदोलन में देखी गई। इस आंदोलन का आधार भारत के किसान वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग और महिलाएं थी। इस आंदोलन की जनता में लोकप्रियता का पैमाना यह भी है कि इस आंदोलन के दौरान लगभग 1 लाख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 6000 महिलाएं भी शामिल थी। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज़ादी की लड़ाई की दिशा में इस आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पार करने का काम किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1928 के कलकत्ता कांग्रेस का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। 1928 में कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में नेहरू कमेटी रिपोर्ट को स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन भारत का जो युवा वर्ग था औपनिवेशिक स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किए जाने का विरोधी था और उसकी मांग थी कि पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ही कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, उनका मानना था कि औपनिवेशिक स्वराज्य पर बड़ी मुश्किल से आम सहमति बन पाई है, इसलिए इस अवसर को गंवाना उचित नहीं होगा। और उन लोगों की दलील ये थी कि अंग्रेजी सरकार को कम से कम 2 वर्ष की मोहलत दी जाए कि वो इस कानून को लागू करे। लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप से युवा वर्ग के लोगों ने भी अंततः इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी, लेकिन मोहलत की अवधि को घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया और यह तय हुआ कि अगर 1 वर्ष के भीतर अंग्रेजी सरकार नेहरू कमेटी रिपोर्ट को लागू नहीं करती है तो कांग्रेस भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस भारत में एक आंदोलन शुरू करेगी जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य होगा और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो बननी शुरू होती है। इसके अलावा आपने देखा कि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे और 1924 में के फरवरी महीने में उनको स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा किया गया। और 24 के बाद गांधी जो है कांग्रेस की जो मुख्य धारा की राजनीति है उससे अलग है। गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया था और गांधी भी रचनात्मक कार्यक्रमों में ही लगे हुए थे। यहाँ इस काल में उनका मुख्य जोर जो था वो सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने पर था। हिंदू मुस्लिम एकता को गांधी काफ़ी अहम मानते थे। इसके अलावा गांधी जी ने हरिजनोद्धार, हरिजनों के साथ जो असमान व्यवहार होता था, खास करके मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, सार्वजनिक जो स्थान थे वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती थी। तो इन क्षेत्रों में गांधी ने काम करना शुरू किया। गांधी ने महिलाओं के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। महिलाओं की जो असमान दशा थी उसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। गांधी का ध्यान जो था खादी चरखे पर था और इस दौरान वो लगातार जनता से जुड़े रहे हैं। गांधी
जनता से कभी अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, मुख्यधारा की राजनीति से गांधी का दुराव है, गांधी मुख्यधारा की राजनीति से अलग हैं। स्वराज्यों का जो स्वराज्यों से सिद्धांत स्वराज्यों की जो नीति है उससे गांधी जी असहमत हैं, मेल नहीं रखते हैं। लेकिन गांधी जनता के लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं, गांधी लगातार जनता के संपर्क में हैं और गांधी का मानना था कि रचनात्मक कार्यक्रम जो हैं वो समाज निर्माण के साथ साथ जनता को अगले आंदोलन के लिए तैयार भी करने का काम करेगा। इसलिए गांधी रचनात्मक कार्यक्रमों पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। लेकिन 1928 के बाद गांधी की सक्रियता जो है राजनीति में थोड़ी बढ़ी है, जिसका उदाहरण यह है कि 1928 तक गांधी जो थे वो रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दे रहे थे, लेकिन 1929 में आकर के गांधी ने जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहना शुरू किया और ख़ास करके युवा वर्ग के लोगों से अपील की कि वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहें। तो इस तरह से गांधी की सक्रियता जो है ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का काम करती है। गांधी ने जैसे ही जनता को तैयार रहने को कहा, इसका मतलब था कि गांधी जो थे, गांधी के दिमाग में आंदोलन की रूपरेखा तैयार होनी शुरू हो गई थी और गांधी को अब भरोसा था कि जनता जो है उनका साथ देगी। आपने यहाँ एक चीज़ और भी यहाँ देखने की है कि गांधी लगातार जो है एक्चुअली सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन का ही दूसरा रूप है। आप दोनों ही आंदोलनों के अंतर को अगर समझें तो कोई खास अंतर नहीं है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं और फिर असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं उसमें आपको कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। रणनीति जो है दोनों आंदोलन की एक ही तरह की रणनीति है। यहाँ गांधी ने एक चीज़ को जोड़ा है इस आंदोलन में। पिछले आंदोलन में गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार से सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार करना है। यहाँ गांधी जो है अंग्रेजी सरकार से सहयोग की बात तो नहीं ही कर रहे हैं, यहाँ भी संस्थाओं के बहिष्कार की बात है। लेकिन गांधी एक और भी चीज़ को जोड़ते हैं, वो है शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी कानून को तोड़ने का काम। तो इसका मतलब है गांधी जो है असहयोग आंदोलन में गांधी जनता से अपील करते थे कि वो सरकार से सहयोग न करें। यहाँ गांधी ने कहा कि सरकार से तो सहयोग नहीं ही करना है, इसके अलावा अंग्रेजी कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ना भी है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो 1928 का जो कलकत्ता कांग्रेस है और इसके अलावा गांधी की जो बढ़ती सक्रियता है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का काम करती है। इसके अलावा 1929 में गांधी ने जनता को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए गांधी ने जनता को कहना शुरू किया। गांधी ने जनता को इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करना शुरू किया और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए है ना कार्यक्रम देना शुरू किया और जगह जगह पर लोगों ने विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना शुरू किया और इस कार्यक्रम से गांधी पूरी तरह सहमत थे और इस तरह से एक माहौल बनना सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में या किसी नए आंदोलन के पक्ष में एक माहौल बनना शुरू हो गया था। इसके अलावा 1929 में कुछ और भी घटनाएं घटी हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि के निर्माण में सहायक की भूमिका निभा रही थी, जिसमें एक तो है मेरठ षड्यंत्र केस। 1920 के दशक में एक तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कई एक कल कारखाने खोले गए थे और इस तरह से औद्योगिक मजदूरों की संख्या जो थी वो भारत में बढ़ी थी। धीरे धीरे ये जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था और श्रम संगठनों के माध्यम से वे न सिर्फ अपने कार्य की दशाओं में सुधार चाहते थे बल्कि जब राजनीतिक चेतना के विकसित होने से अब वो देश की राजनीति में भी रुचि लेने लगे थे और देश में आज़ादी की लड़ाई के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसमें भी उनकी रुचि बढ़ रही थी और उनकी सहभागिता भी देखी जा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी सरकार ने इन पर कठोर कार्रवाई का निश्चय किया। एक चीज़ और भी यहाँ गौर करने की है कि संगठित जो मजदूर वर्ग है तो वो किसी भी आंदोलन का एक मजबूत आधार बन सकता है।
और इन वर्षों में मजदूर आंदोलन में एक खास तरह की प्रवृत्ति देखने को आ रही थी। वो प्रवृत्ति यह है कि धीरे धीरे मजदूर जो थे वो वामपंथी विचारों की ओर उनका झुकाव हो रहा था, और वामपंथ का जो भारत में बढ़ता प्रभाव था, इससे अंग्रेजी सरकार काफ़ी चिंतित थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1929 में भारत की अंग्रेजी सरकार ने उन 31 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। एक्चुअली कॉमिनाटन के निर्देश पर इंग्लैंड के 3 बड़े मजदूर नेता भारत आए थे, और इनका कार्य ये था कि भारत के जो मजदूर संगठन हैं उनको सही तरीके से उनको संगठित किया जाए, मजदूरों को संगठित किया जाए और मजदूरों में राजनीतिक चेतना का विकास किया जाए। तो अंग्रेजी सरकार ने मजदूर आंदोलन पर कड़ा प्रहार किया। 31 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 अंग्रेज नेता भी शामिल थे। ये 3 अंग्रेज नेता जो हैं इनके नाम हैं फिलिप स्प्रैट, इसके अलावा लेस्टर हचिंसन और बेन ब्रैडले। तो इस तरह से मेरठ षड्यंत्र केस, ये जो मुकदमा चलाया गया, इसको मेरठ षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। और इस घटना का भारत के सभी राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि जिस तरह से मजदूर आंदोलन पर आघात किया गया, ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, और मजदूर जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चूँकि अब ये भागीदारी करने वाले हैं, इसलिए भी ऐसा आघात पहुंचाया गया था। इससे भारत की जनता जो थी अंग्रेजी सरकार से नाराज़ थी, असंतुष्ट थी, और उसके विरोध में जनता की भावनाएं जो थी वो उबाल ले रही थी। इसके अलावा अप्रैल महीने में भारत के 2 प्रमुख क्रांतिकारी जो HSRA से जुड़े हुए थे, जिसमें एक सरदार भगत सिंह और दूसरे बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा में बम फेंका था। और यहाँ जो बम फेंकने की कार्रवाई की गई थी, तो इन दोनों ही युवा क्रांतिकारियों ने यह स्पष्ट कहा था कि ये बम जो है ये अंग्रेजी सरकार जो एक बाहरी सरकार है उसको सुनाने के लिए धमाका किया गया है। एक्चुअली भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा 2 कानून लाए गए थे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। तो ये दोनों ही कानून जो थे ये जन विरोधी थे, और इसलिए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार की ओर इन कानूनों का भारतीय जनता जिस तरह से विरोध कर रही थी और इस विरोध का कोई असर नहीं था, तो अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बम फोड़ा था। तो ये घटनाएं भी भारत के युवाओं को, भारत के राष्ट्रवादियों को काफ़ी उद्वेलित कर रही थी। इसके अलावा मई महीने में इंग्लैंड में मई 1929 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए, और उस आम चुनाव में लेबर पार्टी को सफलता मिली, लेबर पार्टी के सरकार का गठन हुआ। इंग्लैंड का जो लेबर पार्टी है उसके बारे में यह कहा जाता था कि ये लेबर पार्टी जो है भारत की आज़ादी की लड़ाई से सहानुभूति रखती है, और लेबर पार्टी के नेताओं ने भारतीय नेताओं को कुछ इस तरह का आश्वासन भी दिया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भारत की जनता की समस्याओं का समाधान होगा, और भारत की जनता को औपनिवेशिक जो स्वराज्य है, औपनिवेशिक जो स्वशासन का अधिकार है वो प्रदान किया जाएगा। लेकिन और फिर इस बात का आभास भी हो रहा था, भारत की जनता जो थी नई सरकार के गठन से काफ़ी आशान्वित थी, और चुनाव के ख़त्म होते ही राष्ट्रमंडलीय देशों के श्रमिक दलों के नेताओं का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह घोषणा भी की गई थी कि राष्ट्रमंडल का विस्तार होगा और शीघ्र ही एक नया देश इसमें शामिल होगा जो भारत होगा। तो इस तरह से भारतीय नेताओं की आशाएं काफ़ी बढ़ी हुई थी, इनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हुई थी। और रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के वायसराय को लंदन बुलाया। लॉर्ड इरविन लंदन गए और फिर वहाँ से विचार विमर्श के बाद वो भारत लौटे, और 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने घोषणा की। यह घोषणा जो है, इसमें इरविन ने कोई नई बात नहीं कही। इरविन ने कहा कि 1917 में मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव थे, उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें औपनिवेशिक स्वशासन दिए जाने की बात जो थी वो अंतर्निहित थी,
इसलिए इसको दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरविन ने भारतीय नेताओं को समझाया कि जैसे ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी तो इंग्लैंड की सरकार जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगी और ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये भारत के नए संविधान के निर्माण के लिए कार्य करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में लेकिन ये जो घोषणा है ये काफ़ी अस्पष्ट घोषणा थी। अस्पष्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 17 की घोषणा में औपनिवेशिक स्वराज्य को भारत की जनता का भारत के लिए लक्ष्य घोषित किया गया था कि भारत में औपनिवेशिक अंग्रेज़ों का इरादा भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना करना है। लेकिन ये औपनिवेशिक स्वशासन का अधिकार भारतीयों को कब दिया जाएगा इसके बारे में कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी और ये अंग्रेज ही तय करते कि भारत के लोग जो हैं औपनिवेशिक स्वशासन को प्राप्त करने के लायक बन पाए हैं कि नहीं बन पाए हैं। तो कांग्रेसी नेताओं ने ये जो बयान था उनका इरविन का बयान या रैमजे मैकडोनाल्ड का जो बयान था तो यहाँ वो स्पष्टता चाहते थे और इसका परिणाम ये हुआ कि उसके 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में कांग्रेसी नेताओं ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको दिल्ली घोषणा का नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजी सरकार से कहा कि साहब ये जो गोलमेज परिषद का जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन होगा इसमें इस बात की चर्चा नहीं होनी है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य किस तिथि से दिया जाए, बल्कि इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि औपनिवेशिक स्वराज्य जो है वो किस तरह से भारत में लागू किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि कांग्रेस जो है भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है। और तीसरी मांग जो दिल्ली घोषणा पत्र में की गई थी उसमें ये कहा गया कि जो भी राजनीतिक बंदी हैं जो हिंसा के मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं वैसे सभी लोगों को छोड़ा जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उसमें इन सारी घटनाओं का योगदान है। एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने में इन सारी घटनाओं ने इन सारी घटनाओं की अपनी अपनी खास भूमिका रही है और इस तरह से भारत का जो युवा वर्ग है, भारत के जो मजदूर हैं, भारत के जो क्रांतिकारी जो संगठनों के लोग हैं, इसके अलावा भारत के किसान और भारत के व्यवसायी वर्ग के लोग, ये सब के सब जो हैं आंदोलित हो रहे हैं। और ये दिल्ली घोषणा जो है, दिल्ली घोषणा के बाद भारतीय नेताओं ने वायसराय से भेंट की, लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन जो थे इस तरह का कोई भी आश्वासन देने में अपने को अक्षम कह रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब ये जो आपकी जो ये मांगें हैं तो ये मांगें जो हैं अभी पूरी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हुई है, जिसमें सबसे पहले तो कलकत्ता कांग्रेस में आपने देखा कि किस तरह से युवा वर्ग ने गांधी जी पर और अन्य नेताओं पर दबाव बनाया कि अगर 1 वर्ष के भीतर कांग्रेस पार्टी को अगर औपनिवेशिक स्वराज्य का अधिकार, औपनिवेशिक स्वराज्य जो है वो भारत को नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस जो है अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित करेगी और इसको प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर देगी। इसके अलावा आपने गांधी जी की सक्रियता को भी देखा कि गांधी जी 24 से लेकर 28 तक तो पूरे देश का दौरा कर रहे थे और लोगों को रचनात्मक कार्यक्रमों में शरीक होने की अपील कर रहे थे। लेकिन 1929 के वर्ष में गांधी ने अब जनता को सीधे राजनीतिक कार्रवाई करने का संदेश दिया और जो गांधी के जो तरीके थे आंदोलन शुरू करने के, जनता को जगाने के, तो गांधी अपने काम में लग गए थे। फिर आपने देखा कि किस तरह से इंग्लैंड में सरकार का परिवर्तन हुआ और भारतीय नेता जो थे ये लेबर पार्टी की सरकार बनने से काफ़ी आशान्वित थे। उनको लग रहा था कि साहब उनकी जो मांग है, जो औपनिवेशिक सुशासन स्वराज्य की मांग है, वो मान ली जाएगी। लेकिन आपने देखा फिर एक बात और भी यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश संसद में भारत को औपनिवेशिक सुशासन देने के मुद्दे को लेकर के काफ़ी तीखी बहस भी हुई थी। और सबसे गौर करने की बात यह है कि लेबर पार्टी की जो सरकार थी इंग्लैंड में,
तो उसको उदार दल का भी सहयोग मिला हुआ था। मतलब कि कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद लेबर पार्टी को अकेले इतनी सीटें नहीं मिली थी कि वो अपनी सरकार बना सके, और ये कोलिशन गवर्नमेंट था जिसमें लिबरल पार्टी भी शामिल थी, और लिबरल पार्टी के लोगों का दृष्टिकोण भी भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। इंग्लैंड की संसद में जब भारत को औपनिवेशिक सुशासन देने की बात पर जब चर्चा हुई, तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चर्चिल ने भारत को सुशासन देने को जुर्म करार दिया था, और वहाँ जो भारत मंत्री था उसने बिल्कुल अंग्रेजी जनता को और कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं को यह समझाने का प्रयास किया था कि औपनिवेशिक सुशासन जो देने की बात है, तो सच्चाई यह है कि वो भी औपनिवेशिक सुशासन देने के पक्ष में नहीं है। तो इस तरह से भारतीय नेताओं के मन में शंका थी, और वो लॉर्ड इरविन की घोषणाओं पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे ही शंका और असंतोष के माहौल में 1929 में कांग्रेस का सालाना जो अधिवेशन है वो लाहौर में आयोजित किया गया। आप जानते हैं कि तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। भारतीय इतिहास में यह भी एक बड़ा ही रोचक पक्ष है कि यहाँ आपने देखा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि पिता से पुत्र ने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली है। तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही रोचक उदाहरण बनता है। लेकिन यह वंशवाद नहीं है, इसको किसी भी तरह से वंशवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नेहरू जो थे भारतीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे, और एक अखिल भारतीय नेता के रूप में उनकी पहचान जो थी वो स्थापित हो चुकी थी। ये जो लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित नेहरू को सौंपी गई थी, जबकि ये भी जानना जरूरी है कि भारत की 18 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में मात्र 3 कांग्रेस कमेटियों का ही नेहरू को समर्थन प्राप्त था। 15 कांग्रेस कमेटियां जो थी नेहरू को अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ थी, लेकिन गांधी जी के प्रभाव के चलते नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफल हुए। और गांधी ने कहा कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान युवाओं ने जो सक्रियता दिखाई है, तो इसका पुरस्कार तो युवा वर्ग के लोगों को मिलना ही चाहिए। और गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि हम लोग जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, तो उनका समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और अब युवा वर्ग जो है वही कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। आंदोलनों में भी इन्हीं की बड़ी भागीदारी होने वाली है। इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष और पंडित नेहरू को बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1929 के 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर रात्रि के 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता की शपथ ली गई। साथ ही यहाँ जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है अब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगी, चूँकि वो उसके लिए निरर्थक है, उसका कहीं कोई मायने मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज्य घोषित कर रखा है। इसके अलावा पंडित नेहरू ने भारतीय जनता को यह भी समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पूर्ण स्वराज्य का मतलब पूरी आज़ादी से है। दूसरी बात है कि उन्होंने भारतीय जनता का आह्वान किया कि अब वो अपना सारा ध्यान जो है देश की आज़ादी के लिए लगाएं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार होती है, और अंततः 1929 के ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी ने अपने लक्ष्य को पूर्ण स्वराज घोषित किया और जनता का आह्वान किया कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और अन्य राष्ट्रवादी लोग जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अब तब तक चैन से न बैठें जब तक कि देश को आज़ादी नहीं मिल जाती है। आगे की चर्चा अगले क्लास में की जाएगी। धन्यवाद।